नमस्कार दोस्तों, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। बात कर रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास फॉर यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीएससी एंड बीपीएससी के लिए। ठीक है, आप लोग पहले तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए अभी और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि आपको कोई भी एग्जाम अगर आप जिसमें जीएस आती है, जीके आती है, तो उससे जीएस जीके आपके इन्हीं शॉर्ट नोट से सारे हर एक एग्जाम में कवर हो जाएगी। और ये मेरा दावा है कि अगर आप इसको एक बार देख के जाते इस टॉपिक से किसी न किसी एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अगर वो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये जो टॉपिक है इससे बाहर नहीं रहेंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी को शॉर्ट लिस्ट करके उसको शॉर्ट नोट्स बना के इसको आप लोगों को बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें आप लोगों का तो कुछ जाता नहीं है, ठीक है, बट हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशनल मिलता है और इसको थोड़ा सा अच्छे से वर्क करने में मन लगता है। ठीक है, तो कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल की बात करते हैं, क्योंकि इसके पहले हमने देखा कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस के पूर्व कुछ आंदोलन चले थे, राजनीतिक संस्थाएं थी, उनके बारे में बात कर। अब करते हैं कांग्रेस के अंदर गर्म दल और नरम दल की कैसे स्थापना होती है। अब जो गर्म दल और नरम दल, ये कांग्रेस ही दो पार्टों में बढ़ जाती है। क्यों? इनको कुछ सीख मिल रही थी दूसरे देशों से ये दिशा निर्देशन में हो रहे थे, सीख रहे थे चीज़ें। जैसे 1899 1901 में क्या हुआ था, जो चीन थी, चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध एक बॉक्सर आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, कहाँ पे? चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध बॉक्सर आंदोलन चलाया गया। तो यहाँ से लोगों को सीख मिल रही थी कि हम भी सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ गतिविधियाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट था कि रूस पर जापान की विजय हो गई थी। ठीक है, जापान छोटा सा देश था, उसने रूस के कब्जे में कर लिया था, और यहाँ 1905 में। और यहाँ से ये दिमाग में लोगों के आ गया था कि इसके पहले लोग ये मानते थे कि गोरे ही हमेशा विजय रहेंगे, वही जीतते रहेंगे। तो यहाँ से जब जापान वालों ने रूस को पर कब्जा कर लिया तो ये समझ गए थे कि ये जो गोरे लोग हैं वही हमेशा नहीं जीतते रहेंगे, मतलब वो अजय नहीं रहेंगे, वो भी हार सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा हौसला बढ़ा था हमारे भारतीयों का। ठीक है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की प्रमुख जो पद्धति थी, मतलब जो नरम दल के लोग थे उनकी जो पद्धति थी वो राजबांगबद्ध थे। राजबांगबद्ध आंदोलन ये चलाते थे, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीशन कहते हैं इसको। इनकी ये थी, मतलब भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता की राजनीतिक जागरूकता का उत्पन्न करना था। मतलब यहाँ पे भारतीयों की जो क्या करेंगे, यहाँ पे मांग करेंगे, और जनता की जो राजनीतिक मतलब जनता के अंदर राजनीतिक भावना को उत्पन्न करना था। ठीक है, ये इनका नरम दल वालों का एक काम था। हम गर्म दल की बात करें तो गर्म दल की कुछ मांगे थी कि इनकी अनुकूल प्रविघटन पद्धति थी इनका। मतलब अनुकूल प्रविघटन पद्धति मतलब पैसिव रेसिस्टेंस था इसमें। ठीक है, ये दो थोड़ा कॉन्सेप्ट हो गया कि नरम दल और गर्म दल। अब इनको हम अंडर डिटेल में जाएंगे, नरम दल से कौन जुड़े थे, गर्म दल से कौन जुड़े थे, इन सारी चीज़ें बात करते हैं। 1907 का सूरत अधिवेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इनको दो पार्टों में कांग्रेस बढ़ जाती है, गर्म दल नरमपंथी में और गर्मपंथी में। ठीक है, नरमपंथी मतलब जो एकदम बात ही करके, मतलब उनका कहना है कि हम अपनी चीज़ों को मांग के अपनाएंगे, जब मतलब मनवाएंगे सरकार से वो मान लें। इनका था कि मार कूट के कैसे भी गर्मपंथी होगा, बस अपने हक ले लो। तो नरमपंथी और गर्मपंथी में ही बढ़ गए। अब नरमपंथी की बात, पहले गर्मपंथी की बात कर लेते। गर्मपंथी में आपके चार लोग थे, जिनको त्रिमूर्ति, और मतलब त्रिमूर्ति तो नहीं कहेंगे, तीन लोग बाल पाल लाल और घोष जी थे। ये हो गए गर्मपंथी के चार लोग याद करने के लिए। नरमपंथी की बात करें तो इसमें उदारवादी राजनीतिक लोग थे। कैसे? उदारवादी थे लोग, उदार मतलब लिबरेट होना। ठीक है, उदारता दिखाना, ऐसे लोग थे। जैसे दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, दिनेशा वाचा थे, और गोपाल कृष्ण गोखले थे, विमोश बनर्जी थे, और आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। मतलब इसमें डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और जो पत्र साहित्यिक जो थे, जो पत्रकार लिखते थे, ये सब लोग थे। हम ऐसे कह सकते हैं इसमें शहरी लोग थे, पढ़े लिखे शिक्षित लोग थे। ठीक है, इसमें बात करें कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, इन्होंने 1889 में कांग्रेस का जो अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, इसमें राजनीतिक भागीदारी, मतलब पहली बार इन्होंने राजनीतिक रूप से भाग लिया था। किसने? गोखले। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि गोखले जी ने कब, कौन से अधिवेशन में राजनीतिक रूप से भाग लिया था? तो 1889 के जो इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ था उसी में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हम बात करें फिरोज शाह मेहता। ठीक है, फिरोज शाह मेहता की बात करें तो ये इन्होंने कहा था कि, मतलब यहाँ पे फिरोज शाह मेहता, हाँ, फिरोज शाह मेहता कहते हैं कि, अच्छा ये देख लेते हैं। 1897 में गोखले और बाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त किया गया। मतलब गोखले और बाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त किया गया, और बेलवी आयोग के सम्मुख
साक्ष्य देने को कहा गया। बेल्वी आयोग एक बना हुआ था, उसमें ये क्या गया, इन्होंने कहा कि आप तो पहले मतलब जो अंग्रेज लोग वहाँ भारतीयों पे कितना व्यय कर रहे हैं, जैसे बजट आता था को उसके बारे में इनको गोखले और बाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त किया गया कि ये व्यय देखेंगे भारतीय में कितना व्यय कर रहे हैं, कितने शिक्षा पे दे रहे हैं, कितने स्वास्थ्य पे दे रहे हैं अंग्रेज सरकार, वो सारी चीज़ें। तो वो बेल्वी आयोग के सम्मुख अपने जिन्होंने साक्ष्य देने को लिए इनको कहा गया था। ठीक है, फिर गोखले की बात करते हैं। गोखले क्या गया था, अच्छा ये आपका 20 नंबर्स का पार्ट है। गोखले 1902 में बम्बई में संविधान परिषद के लिए इनको चुना गया। ठीक है, गोखले को किसके लिए, बम्बई में संवैधानिक परिषद के लिए चुना गया था। कालांतर में जिसका इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना जाता है, इसको चुना गया। 1906 की बात करें कि कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल का उदय हुआ था। तो उग्रवादी दल मतलब यही गर्मपंथी को हम उग्रवादी दल कहते हैं। इसके 4 प्रमुख लोग थे, बाल लाल पाल अरविंद घोष जी थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। ठीक है, अरविंद घोष। इन्हें संवैधानिक, इनका कहना है कि संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांगें मनवाने में विश्वास नहीं था। मतलब जो गर्म दल के लोग थे, इनका कहना था कि हम संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी मांगें नहीं मनवा सकते, मतलब कि हड़ताल करके नहीं मनवा सकते। ठीक है, आराम से सरकार के खिलाफ शांतिपूर्वक नहीं अपना सकते। इनका कहना था कि सीधा सा सरकार नहीं मान रही है तो इनको मारो कूटो और इनको भगाओ यहाँ से, हम अपने देश को आज़ाद कराते। मतलब समझ रहे हैं, गरम दल के तो गरम खून होगा, सारी चीज़ें। ठीक है, तिलक जी ने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं है। तिलक जी का क्या कहना था कि ये कह रहे थे कि हमारा उद्देश्य है कि आत्मनिर्भरता है, मतलब हम अपने आत्मनिर्भर हो सकते हैं, लेकिन भिक्षावृत्ति नहीं है, हम किसी से मांग नहीं सकते। ठीक है, तिलक जी कह रहे थे। उदारवादी दल के स्वराज का अर्थ था कि साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक शोषण करना। जो उदारवादी लोग थे, इनका कहना था कि हम साम्राज्य मतलब अंग्रेजों की सरकार रहनी चाहिए, उसी के अंदर अपनी बात को मनवाएंगे, उनसे अपनी मांग करते रहेंगे और सुशासन हासिल कर लेंगे। मतलब स्वराज का साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन का था। ठीक है, लाला लाजपत राय की बात करें कि इनको शेर पंजाब कहा जाता। ठीक है, शेर पंजाब। और इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था। ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध करते ही इनके ऊपर बहुत सारी लाठीचार्ज हुआ था, जिस वजह से इनकी क्या कुछ दिनों बाद मृत्यु हो जाती है लाठीचार्ज से। इनकी 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, एक इटली के क्रांतिकारी थे जिनको इटली का राष्ट्रपिता कहा जाता था, मैजनी की जीवन वृत्त की ये पुख्ता बुक पढ़ते थे। जैसे अगर कोई हिटलर की पढ़ रहा है, अभी एक बार एक केस आया था कि हिटलर की जीवनी पढ़ के उसने हिटलर जैसी चीज़ें अपने, मतलब उसका जो मनोभाव है ना एकदम से रूढ़ी हो जाना। तो ये भी एक राष्ट्रपिता थे इटली के क्रांतिकारी मैजनी, उनकी जीवन वृत्त एक बुक थी, रचना थी ड्यूटीज ऑफ मैन। उसको उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था और उसी को पढ़ के ये मतलब ये अगर हम बात करें, लाला लाजपत राय अपनी मैजनी को अपने राजनीतिक गुरु भी मानते थे और उन्हीं की जो ड्यूटीज ऑफ मैन को पढ़ के क्या किया, इनके अंदर तो ऐसी चीज़ें आ जाती थी कि ये मतलब सरकार के खिलाफ थोड़ा आक्रोशित हो जाते थे। ठीक है, सर वैलेंटाइन सिरोल की बात करें तो इन्होंने लाला लाजपत राय को क्या कहता है, ये कह रहे थे कि ये भारत में अशांति के जनक है। कि मतलब भारत में जितने भी अगर कुछ भी कहीं दंगे या कुछ हो रहा है जो सरकार के खिलाफ लोग भड़क रहे हैं, तो इन्होंने लाला लाजपत राय को अशांति का जनक कहा था। ठीक है, विद्वान मैक्स मूलर ने कहा था कि मैक्स मूलर कहते थे कि अगर लाला लाजपत राय जब इनकी हत्या हुई तो वो कह रहे थे, इन्होंने वकालत की थी कि वकालत ऐसी की थी कि मतलब कि इनकी गलतियां नहीं थी, इस टाइप से प्रूव करना चाहते हैं। और ये कहते हैं कि इन्होंने एक सांस्कृतिक विद्वान को खो दिया अपने बीच से। ठीक है, तारीफ की थी कि बहुत अच्छे लोग थे। ये कहा था कि एक आप यहाँ से सांस्कृतिक एक विद्वान को आप खो रहे हैं, मतलब खो दिया इस टीम में, क्योंकि लाठीचार्ज में वो डेथ हो गई थी। ये मैक्स मूलर थे, इन्होंने तारीफ की थी इनकी। ठीक है, सिरोल नेगेटिव था, पता है आपको। अब 1908 की बात करते हैं तिलक जी की। तो तिलक जी की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था। ठीक है, किसका, तिलक जी का 1856 को इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने मतलब इनकी एक बुक थी केसरी को प्रकाशित लेखों के आधार पर इन्हें 6 वर्ष के लिए मांडले जेल भेजा गया था। किनको, 6 वर्ष के लिए मांडले जेल भेजा जाता है, जो इस टाइम पे बर्मा में है। और वहीं पे इन्होंने जेल में ही रहते हुए गीता रहस्य नाम की एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, क्या हुआ था कि विरोध में इन्हें पहली राजनीतिक हड़ताल, मतलब इन्हीं के विरोध में कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो भारत के अंदर राजनीतिक हड़ताल हुई थी। और राजनीतिक हड़ताल वो कहाँ हुई थी, तो बम्बई में कपड़ा मिल के जो मजदूर थे उन्होंने की थी, क्योंकि इनको मजदूर लोग बहुत लाइक करते थे। ठीक है,
इनके खिलाफ हड़ताल की। तिलक ये अगर तिलक की बात करें तो ये यहाँ पे सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, ठीक है, मतलब सांप्रदायिकवादी नहीं थे, और ये प्रथम राष्ट्र नेता थे, राष्ट्रवादी नेता थे हम कह सकते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं थे कि हिंदू मुस्लिम वाली कुछ बात करें, कुछ नहीं, हिंदू भी लाइक करते थे इनको, मुस्लिम भी लाइक करते थे, और एक बहुत अच्छे नेता थे, ठीक है। तो ये इनको हम कह सकते हैं प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे। गांधी के अग्रगामी भी थे ये, और इन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब, गोहत्या, इन सारी विरोधी सभाएं भी चलाई थी कि गौहत्या नहीं होना चाहिए, कहीं अखाड़े नहीं लगाओ, लाठी क्लब नहीं, क्योंकि इससे हिंसा ही भड़केगी, ठीक है। महाराष्ट्र में इन्होंने शिवाजी महोत्सव को शुरू किया था और गणपति महोत्सव को भी शुरू किया था। 1 अगस्त 1920 की इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनके अर्थी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके अर्थी में किस किसने कंधे दिया था, तो गांधी जी ने दिया था, मौलाना शौकत अली ने दिया था, और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने दिया था, ठीक है। और ये मौलाना हसरत मोहानी ने यहाँ पे शोक गीत गाया था, ठीक है, इस टाइम पे। तो 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई थी, और जुलाई 1856 में इनकी क्या जन्म हुआ था। तो ये आपका आज का सेशन था कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल की भूमिका, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको लोगों को पसंद आ रही होंगी, और मैं फिर से वही एक बात कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये हमें गारंटी दे रहे हैं कि आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर इसको देख के जा रहे हैं, सारी क्लास जो टॉपिक सीरीज से हैं, लाइन से हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा। जीएस से, हिस्ट्री से क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहा है, तो आपको इससे जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं कोई भी फैक्ट छोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी पूरा एनालिसिस करके विजन IAS से विपिन चंद्रा इस सबको पढ़ के आपको शॉर्ट बिल्कुल फ्रेम में 1 पेज में ब्रीफ बना के प्रोवाइड कर रहा हूँ। थैंक यू, नमस्कार।